पिछले वीडियो में आपने सुना कि गुल अनार खान किस तरह से हिंदू धर्म के साथ अपना रिश्ता और मुस्लिम रिश्ते के बारे में वो बता रहा था। और अब आगे भास्कर ने कहा कि लादीनियत यानी धर्मनिरपेक्षता के बारे में क्या ख्याल है। वो बोला यह एक बहुत शानदार चीज़ है, शायद इसी से हिंदुस्तान में जमहूरियत बची है। वहाँ कोई डिक्टेटर इसलिए नहीं बन सकता, डिक्टेटर का मज़हब दूसरे मानने से इनकार कर देंगे। पाकिस्तान में जो चाहे वही डिक्टेटर बन जाए, चाहे अयूब हो या कोई और, फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ उसे अपने को इस्लाम का रक्षक ही तो घोषित करना है। अगर यहाँ भी हिंदू और सिखों की इतनी गिनती होती है कि वे ताकत के तवाज़ुन को यानी कि संतुलन को बनाए रख सकते, तो यकीनन आज हम भी जमहूरियत की फ़िज़ा में सांस ले रहे होते। यह कहकर उसने घंटी बजाई और चपरासी से कहा कि मेरा खाना यहीं भेज दे। अच्छा भास्कर, तुम खाना खा लो, हम बात जारी रखेंगे। यह कहकर वह बाहर निकल गया और दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी। चंद मिनट बाद रसोइया खाना दे गया। खाना खाते हुए मैं सोच रहा था कि किस कदर कमीनेपन का इजहार किया था हमारे पूर्वजों ने। कबीर और गुरु नानक की कोशिश बेकार गई, गांधी ने अपनी जान दे दी, लेकिन हम अभी भी बड़ी बेगैरती और बेवकूफ़ी के साथ उन्हीं रास्तों पर बढ़ रहे हैं जो दुश्मनी पैदा करती है, फूट को जन्म देती है। जिन्हें इल्म का ख़जाना समझा जाता था, उन्हीं ब्राह्मणों ने अपनी पोजीशन का कितना नाजायज़ फ़ायदा उठाया। राजाओं ने भी आवाम को फूट और नफ़रत के रास्ते पर प्रेरित किया, जात पात के नाम पर उन्हें जुदा कर दिया। अगर ब्राह्मण का काम जात पात के नाम पर लोगों में फूट डालना है तो मुझे शर्म है कि मैं उनके बीच पैदा हुआ। हमारे पूर्वजों के दिमाग अकल से खाली रहे होंगे कि उन्होंने ब्राह्मणों के हाथों की कठपुतली बनकर सती प्रथा, छुआछात और जाति धर्म पर अमल किया और उनके इशारों पर नाचते रहे। जब खुद भगवान कृष्ण ने ऐसी बात कहीं नहीं कही, जब भगवान राम खुद भेलनी के झूठे बेर खा सकते हैं, तो ब्राह्मण कौन है ऐसा करने वाले। मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि ब्राह्मणों ने अपने खुद गर्जी के लिए अपने आप को बेच दिया और राजाओं के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए। सारी कौम को फिरकों में बांट कर रख दिया ताकि राजाओं के जुल्म का चक्कर बेरोक टोक चलता रहे, उनकी गद्दी कायम रहे। और इसका नतीजा यह निकला कि सदियों से कुचले हुए लोगों ने खुद हमारे खिलाफ बगावत कर दी। कितने अहमकाना तरीके से हमारे पूर्वजों ने मामूली काम करने वाले लोगों यानी भंगी, चमार, जो कि यहाँ ब्रैकेट में मेंशन है, चंडाल, उन लोगों को चंडाल कहा, उनको नगरों से बाहर रहने पर मजबूर किया, उनके गलों में घंटियां आदि बात दी कि जब वे शहर आएं तो ऊंची जाति वालों को दूर से ही पता चल जाए और वो उनकी छाया से भी बच सकें। ओहो। राजा गुल अनार खान के आने से मेरी विचारधारा टूटी। बातचीत दोबारा शुरू हो गई। वो बोला, हाँ भाई भास्कर, एटॉमिक एनर्जी कमीशन की क्या दास्तान है, जिस पर हमारे ऊपर वाले भी बड़ा जोर दे रहे हैं। तो मैंने गुस्से से हाथ उठाते हुए कहा, यह इस बहन के खसम की करतूत है। कौन बहन का खसम? कौन है वो? कहाँ है वो? अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे इस तरफ इशारा नहीं करना चाहिए था जहाँ अमरीक सिंह था। मैंने कहा, वही अमरीक सिंह जनाब, खुदा जानता है कि वह कहाँ है। बेवकूफ़ मत बनाओ भास्कर, तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ है। मैं कहता हूँ सच सच बताओ कि तुम्हें नहीं मालूम कि वो कहाँ है। वह ज़ोर से चिल्लाया। अब छुपाना फिजूल था। मैं जानता हूँ राजा साहब, वह यहाँ है, इसी किले में। गुस्से में उसका चेहरा लाल हो गया। मेरा दिल बड़ी ज़ोर से धड़कने लगा। तब तुमने हमारे सिपाहियों को फांसना शुरू कर दिया है। मैं कहता हूँ तुम नाम लो उस दल्ले के बच्चे का जिसने तुम्हारे साथ उसके बारे में बात की। वह फिर चीखा, राजा साहब, न तो कोई संतरी है और न ही कोई शाही किले का आदमी है। वह 596
FIU लाहौर का मेजर मकसूद है, जो चंद रोज़ पहले मिला था और बताया कि वह अमरीक सिंह खुद है। उसने भी उधर ही इशारा किया था जिधर मुझसे हुआ है, और किसी शख्स ने मुझसे उसके बारे में कोई बात नहीं की। आप यकीन मानिए, वह मेरी जुर्रत पर हैरान रह गया। उसने उसी वक्त 596 FIU लाहौर का नंबर घुमाया और मेजर मकसूद से पूछा। अपनी तसल्ली करने के बाद बड़े गुस्से से रिसीवर पटका और मुझसे मुखातिब हुआ, तुम बच गए भास्कर, वरना आज की रात तुम पर कहर टूट पड़ना था। अगर हमारे किसी संतरी ने तुम्हें यह बात बताई होती, मुझे उस साले की पेटी उतरवा कर तुम दोनों को उल्टा लटका देना था। और क्या कहता था वो हरामजादा, उसने पूछा। मैंने जवाब दिया, कुछ खास नहीं। मैं उससे उसकी ख्वाहिश बताना चाहता था, लेकिन झिझक रहा था। वह उस बात को भांप गया और बोला, देखो छिपाओ नहीं, तुम उसके साथ 1 घंटा रहे हो। मैंने उसको सब बतला दिया। एक बार फिर उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। मेजर के लिए उसके मुंह से गंदी गंदी गालियाँ फूट पड़ी। अब मैं देखूंगा कि हरामजादा इस किले में कैसे घुसता है और 596 FIU में कैसे रहता है। ऐसी जलील साजिश। आज हर जगह ऐसे लोग शेर हैं जो मेहनत से तो ऊपर उठ नहीं सकते, लेकिन कमीना रास्ता इख्तियार करके तरक्की करना चाहते हैं। खैर, मैं आर्मी हेडक्वार्टर को लिखूंगा ताकि बेगुनाह अफसर इसकी घिनौनी चालों का शिकार ना हो जाए। राजा साहब, अब तो मुझे यह पता चली गया कि अमरीक सिंह गिरफ्तार हो चुका है। अगर आप बुरा ना माने तो ये बतला दें कि आपने उसे किस लिए गिरफ्तार किया है, क्योंकि वह तो आपके लिए बहुत काम का आदमी था। मैंने पूछा। किसी गद्दार को कहीं इज्जत नहीं मिलती, उस दल्ले से कहीं ज़्यादा मैं तुम्हारी कदर करता हूँ। तुम्हारा सारा गैंग पकड़ा जा चुका है, अब हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं। अगर हम अब उसे पैसे देते तो किस लिए, और अगर न देते तो वह हमें नुकसान पहुंचा सकता है। लिहाजा सलाखों के पीछे आप उसे कब तक रखेंगे, मैंने पूछा। कम से कम 15 साल, उसने जवाब दिया। और मेरे बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारा मुकद्दर भी वही है, न उससे बुरा न अच्छा। मैंने सुना है आप मुझे मार देंगे। नहीं, हम अभी तुम्हें हम कैद में ही रखेंगे, अपनी मौत आप मरने के लिए। क्या मेरा वापस जाने का कोई इम्कान है? कोई इम्कान नहीं, उसने जवाब दिया। तुम्हारे लोग जो 15 साल पहले पकड़े गए हैं वे आज भी जेल में सड़ रहे हैं। अगर कभी भूल से शीशा देख लें तो अपने आप को पहचान ही ना पाएं। येलो कागज़ और पेंसिल, अपना बयान लिख कर देना। दिमाग पर निराशा का बोझ मत डालना। अल्लाह के रंग न्यारे हैं, खुदा जाने कब किस्मत की लहर आए और तुम्हें अपने घर ले जाए। लेकिन खुदा के लिए अपना बयान लिखते समय कुछ छुपाना मत, और ना ही मुझे सख्ती करने पर मजबूर करना। अगर अजाब का सिलसिला शुरू हो गया तो फिर उसका अंत नहीं होगा, इसलिए इससे बचना। हम परसों मिलेंगे। यह कहकर उसने घंटी बजाई। संतरी आ गया और मेरी आंखों पर पट्टी बांधी। मैं अपनी कोठरी में था। तफ्तीश का पहला दिन कोई बुरा साबित नहीं हुआ। मैंने खाना खाया, मैं ख्यालों में खो गया। क्या यही हमेशा इसी तरह मेरे साथ सलूक करेगा? तभी मुझे वह घड़ी याद आ गई जब वह एक बार गुस्से में उसका मूड बदला था और वह जलती हुई आंखों से घूरने लगा था, जैसे मुझे निगल जाएगा। उसकी रगों का हिंदू खून कब तक मेरी हिफाजत करेगा? हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों के दिलों में पलने वाली नफरत उस पर गालिब नहीं हो जाएगी? इन्हीं ख्यालों में खोए हुए मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। मैंने अपना बयान तैयार कर लिया था। 2 दिन लिखने में बीत गए। तीसरे दिन कोठरी खुली और मुझसे पूछताछ के लिए कमरे में लाया गया। राजा साहब वहाँ मौजूद थे। मैंने उनसे कहा, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, उन्होंने जवाब दिया। एक मुस्कान उनके होठों पर नाच गई। मैंने अपना बयान उनके सामने रखा। वे कागज़ों को पढ़ने लगे। शायद वह मेरा 596 FIU लाहौर वाला बयान पढ़ चुके थे। उनकी आंखों और मुंह का खुला देखकर मैं हैरान हो गया। हैरानी से वो भी बोले, ओ मेरे खुदा भास्कर, तुम तो कमाल के आदमी हो। क्यों जनाब, ऐसी क्या बात हुई? मैंने पूछा। तुम्हारी याद है कि फोटोग्राफिक कैमरा? मेरे खुदा, फुल स्टॉप और कॉमे तक का भी कोई फ़र्क नहीं है तुम्हारे बयान में, तुम्हारे पहले वाले और इस बयान में। लगता है कि जैसे कोई तुम्हें बोल कर लिखाता गया हो और तुम कलम घसीटते रहे हो। मेरी तसल्ली हो गई कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन की कहानी में कोई सच्चाई नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई और ख़ास बात हो कहने की तो बतलाओ। नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा। ठीक है, मैं तुम्हारा बयान टाइप करवा कर ऊपर भेज दूंगा। अगर ऊपर वाले की तसल्ली हो गई तो फिर
तो फिर तुम पर मुकदमा चलेगा, वरना फिर तुम्हें आगे पूछताछ के लिए बुला लेंगे। तब तक तुम्हें रोज बुलाया करूंगा। आओ बाहर धूप में बैठते हैं, यहाँ सर्दी बहुत है, थोड़ा गपशप करेंगे, कुछ मुझे भी मूड बदलने का मौका मिलेगा। मैं भी जंगली बन गया हूँ तुम्हारे जैसे जंगली लोगों की तफ्तीश करते हुए, जिन्हें खुद अपने आप पर रहम नहीं आता और चल देते हैं मुंह उठाकर पाकिस्तान की तरफ, जैसे उनके बाप का घर और यहाँ उनका लाल गलीचों से इस्तकबाल किया जाएगा, यानी रेड कारपेट पर उनका वेलकम किया जाएगा। यही बात मुझे गुस्सा दिलाती है। तुम हिंदू लोगों ने मेरे बाप दादाओं के साथ जो जुल्म किया था वह सब मेरी आंखों के आगे आ जाता है तो मैं होश खो बैठता हूँ। उन्होंने जिनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया उनके साथ मैं कुत्तों जैसा सलूक करता हूँ। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे साथ आराम से बात करता हूँ। जिस दिन तुम यहाँ आए मैंने तुम्हारी केस हिस्ट्री पढ़ी तो महसूस हुआ कि खुदा तुम्हें पहले ही बहुत सजा दे चुका है। उसने तुम्हारा प्यारा प्यारा घर छीन लिया, एक प्यारी सी बीवी छीन ली जिसका तुमसे थोड़ी देर पहले विवाह हुआ था और तुम पकड़े गए थे तो वह हामला यानी प्रेग्नेंट थी। मुझे तुम पर रहम आता है। अच्छा उधर देखो, हमारी कुर्सियों का मुंह शाही किले के घास के मैदानों की तरफ था जहां सैकड़ों मर्द औरतें बच्चे घूम रहे थे। ज़्यादातर जोड़े थे और कुछ औरतों ने बुर्के पहन रखे थे, बाकी साड़ी या कुर्ते सलवार में थे। छत पर बैठे हुए मुझे लग रहा था जैसे मैं राजा अकबर हूँ और दिल्ली का मीना बाजार देख रहा हूँ। सचमुच मुझे दोनों जगहों के बाज़ारों में कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा था। मौज करो भास्कर जब तक मेरे साथ हो, उसके बाद खुदा जाने तुम पर क्या बीतेगी। मेरे खुदा, मैंने कोट लखपत जेल में भारतीय नज़रबंदों की हालत देखी है। दिल कांप उठता है उसका ख्याल आते ही। गंदा खाना पीना, गंदे कपड़े। और आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगा क्योंकि ये वाला चैप्टर लंबा चलना है। और राजा गुल अनार खान किस तरह का आदमी है ज़हनी तौर पर आप जान चुके होंगे। भास्कर के साथ आगे क्या होगा ये जानना बड़ा ज़रूरी है। शुक्रिया।